हेलो स्टूडेंट्स, आज फिर से मैं एक नए वीडियो के साथ सेकंड लेक्चर लेकर आया हूँ फिजिक्स का क्लास 10th के लिए। देखिए, आज की वीडियो में हम लोग कवर करेंगे प्रकाश के गुण। जैसे प्रकाश के कितने गुण हैं और ये ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो जैसे प्रकाश सरल सीधी रेखाओं में गमन करती है, यानी प्रकाश जब भी चलेगा तो वो सीधी रेखा में ही गमन करता है। इसका प्रूफ बता देता हूँ। जैसे कोई होलो पाइप लीजिएगा, तो होलो पाइप से किसी चीज़ को देखने की कोशिश करिएगा तो सीधा रहेगा तो दिखाई देगा, और वहाँ से बीच से टेढ़ा कर दीजिएगा तो वो चीज़ दिखाई नहीं देगा। इससे प्रूफ होता है कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। तो प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है, यानी सरल रेखा में चलती है, कभी टेढ़ा मेढ़ा नहीं चलता प्रकाश कभी टेढ़ा मेढ़ा में नहीं चलता, हमेशा सीधी रेखा में प्रकाश चलता है। ठीक है, तो ये मैं लिखा हूँ कि प्रकाश सरल यानी सीधी रेखाओं में गमन करता है। दूसरा पॉइंट मैंने लिखाया है, ये इम्पॉर्टेंट है, ये बोर्ड में आता है, ये 1 नंबरिया के लिए 1 नंबर क्वेश्चन में ये आता है कि प्रकाश किस रेखा में गमन करती है, तो ऑप्शन रहेगा सीधी रेखा पर मारना है। ठीक है, दूसरा है प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है। विद्युत चुंबकीय तरंग है प्रकाश, इसलिए इसे संचारण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ता है। यानी प्रकाश एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए इसको किसी माध्यम की ज़रूरत नहीं होता है। ये निर्वात में भी, जहाँ पर कुछ भी ना रहे, यानी वहाँ हवा भी नहीं है, वहाँ भी प्रकाश चलता है, और जहाँ हवा है वहाँ भी चलता है, शीशा में भी चलता है, पानी में भी चलता है। तो क्या कहा मैंने कि किसी भी माध्यम में ये गमन करता है, किसी भी माध्यम में। वही लिखा हूँ, जब यह विद्युत चुंबकीय तरंग है, इसलिए इसे संचारण के लिए, संचारण मतलब एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए, संचारण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होता है। ठीक, तो याद रखिए किसी भी माध्यम में चल लेता है। ठीक है, जैसे कि हवा, पानी, कांच यानी शीशा, यानी किसी भी माध्यम में चलेगा। यहाँ तक निर्वात में, निर्वात जहाँ कुछ भी ना हो, निर्वात का मतलब जहाँ कुछ भी ना हो, तो किसी भी संचार में ये चल लेता है। देखिए प्रकाश, ठीक है, प्रकाश अपारदर्शी वस्तु की त्रिंछ छाया बनाता है। जैसे प्रकाश चल रही है, ठीक है, और मान लीजिए कि रास्ते में एक अपारदर्शी वस्तु है। देखिए पारदर्शी वस्तु का मतलब जिसे आर पार आप देख सकते हैं, जैसे कोई शीशा हो आर पार देख रहे हैं, ये पारदर्शी हुआ। लेकिन किताब क्या है, अपारदर्शी वस्तु। तो जब प्रकाश के सामने कोई अपारदर्शी वस्तु आएगा तो उसका छाया पीछे बन जाता है। जैसे ये मान लीजिए कि इधर से मेरा लाइट आ रहा है, ठीक है, और ये अपारदर्शी वस्तु, तो देखिए पीछे छाया बन रहा है, यहाँ पर देख रहे होंगे छाया बन जा रहा है। ठीक है, तो कहते हैं कि प्रकाश के माध्यम में, प्रकाश के रास्ते में रास्ते में कोई अपारदर्शी वस्तु आएगा तो उसकी छाया पीछे बन जाती है। जिधर से प्रकाश आ रहा है उसका उल्टा पीछे बनेगा उसका प्रकाश इमेज। जैसे इधर से प्रकाश आ रहा है तो मेरा पीछे इमेज बन रहा, आप मेरा फोटो बन रहा होगा। तो वही मैं लिखा हूँ कि प्रकाश अपारदर्शी वस्तु, जिससे आर पार ना हो लाइट, अपारदर्शी वस्तु की तीक्ष्ण छाया बनाता है। सही है। उसके बाद प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे ज़्यादा होता है। निर्वात का मतलब होता है जहाँ कुछ भी ना हो, यहाँ तक हवा भी ना हो, उसे हम निर्वात कहेंगे। तो निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है ये याद रखिएगा। निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है, ये भी VVI है, ये भी VVI है ऑब्जेक्टिव के लिए। तो प्रकाश की चाल निर्वात में कितना होता है, तो 3 × 10⁸, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, ये निर्वात में प्रकाश की चाल है। तो इसे याद रखिएगा, VVI क्वेश्चन ये आता है। ठीक है, तो याद रखिए प्रकाश की चाल निर्वात में, जहाँ कुछ भी ना हो, यहाँ हवा तक भी ना हो, तो निर्वात में प्रकाश की चाल होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी इतना मीटर चलेगा 1 सेकेंड में। जैसे आपने 1 बोला तो इतना सेंटीमीटर चल गया। अगर इसको तोड़ कर देखें तो 3 पर कितना जीरो, 8 गो जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इतना मीटर प्रति सेकंड चल लेता है। 1 सेकंड में इतना मीटर, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, 1 सेकंड में इतना करोड़ दूर चला जाता, मीटर दूर चला जाता है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल याद रखिएगा, 1 नंबरिया में मदद करेगा। ठीक है,
दूसरा, प्रकाश की चाल अलग अलग माध्यमों में अलग अलग होते हैं, ये भी पूछता है। प्रकाश का चाल 1 नंबर में आता है, प्रकाश की चाल अलग अलग माध्यमों में अलग अलग होते हैं। अब जैसे प्रकाश निर्वात में सबसे फास्ट चलेंगे, निर्वात जहाँ कुछ भी ना हो इतना स्पीड से चलेंगे, ठीक है। और मान लीजिए कि हवा है, तो हवा में क्या है, कण है, हवा के पार्टिकल्स हैं, तो उससे क्या होता है, प्रकाश चलने में दिक्कत होता है उसको। तो हवा में निर्वात की तुलना में थोड़ा सा चाल कम हो जाता है, ठीक है। और फिर कहा कि पानी में प्रकाश की चाल और कम हो जाएगा, शीशा में प्रकाश की चाल और कम हो जाएगा। तो अलग अलग माध्यमों में अलग अलग प्रकाश की चाल की आवश्यकता, अलग अलग प्रकाश की चाल होते हैं, ठीक है। तो अलग अलग माध्यमों में अलग अलग प्रकाश की चाल होते हैं, बात को याद रखिएगा। तो कितने विभिन्न है, VVI है, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, 3 यहाँ VVI क्वेश्चन है। ये 1 सेकेंड, हाँ। तो मैं क्या बोला कि प्रकाश की चाल अलग अलग माध्यमों में अलग अलग होते हैं, याद रखिएगा। 1 नंबर ये भी आता है। तो कितने यहाँ पर इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव बताए, है ना। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है, और ये सब ऑब्जेक्टिव VVI है, जिसमें जो और ज़्यादा VVI मैंने उसके लिख दिया। इस बात को आप याद रखेंगे। और आज हम पढ़ेंगे आज ही पढ़ेंगे, इसके बाद हमारा होगा दर्पण। तो दर्पण, गोलीय दर्पण, ये हम पढ़ेंगे। गोलीय दर्पण के प्रकार कितने होते हैं, गोलीय दर्पण कहलाता किसे है, कहते किसे हैं। तो अगला टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं, गोलीय दर्पण। तब तक आप इसे लिख लें, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। दर्पण के बारे में स्टडी करने चल रहे हैं, ठीक है। दर्पण देखिए, दर्पण समतल दर्पण होता है, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए समतल दर्पण जिसका परावर्तक सतह प्लेन होता है, जिसका परावर्तक सतह बिल्कुल प्लेन होंगे, उसे हम समतल दर्पण कहेंगे। ये समतल दर्पण हो गया, क्योंकि प्रकाश आने के बाद एक नियम से क्या हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा, चला जाएगा, है ना। ये अभिलंब है, ये हमारा समतल दर्पण है। तो समतल दर्पण का परिभाषा क्या होगा, जिसका परावर्तक सतह, जिसका प्रकाश को वापस करेगा, परावर्तक सतह बिल्कुल प्लेन हो, जैसे इस प्रकार से, ऐसे प्लेन हो, है ना, उसे हम प्लेन मिरर कहते हैं। नाम से ही पता चला प्लेन है, यानी प्लेन मिरर है, ठीक है। और अब देखें तो अवतल दर्पण किसे कहेंगे, तो अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। तो देखिए गोलीय दर्पण गोल पृष्ठ का, गोल हो, कर्व हो, उसके क्या करता है कि जैसे हम यहाँ से कट कर दिए, देखिए कट कर दिए, तो जब हम गोल बनाए हैं, देखिए जब हम गोल बनाए हैं तो कहीं ना कहीं इसका क्या होगा, सेंटर होगा। जैसे गोल बना तो इसका सेंटर यहाँ होगा, है ना, इसका केंद्र यहाँ होगा। तो यहीं से अगर हम एक इस प्रकार से एक लाइन खींच देते हैं सेंटर से होते हुए, अब यहाँ से देख लीजिए, यहाँ से कट कर देते हैं थोड़ा सा, और थोड़ा यहाँ कट कर देते हैं। अब हम इसी चीज़ को, ठीक है, इसी चीज़ को इधर से पेंट कर देंगे, इधर से पेंट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, अब परावर्तक सतह इसका अंदर हो गया। देखिए अब इसको मिटा देते हैं, है ना। तो इसका परावर्तक सतह, देखिए इधर से तो कलई हो गया, इधर से तो आएगा नहीं प्रकाश, प्रकाश हमेशा इधर जाएगा। तो जिसका परावर्तक सतह अंदर में धंसा हुआ हो, अंदर में हो, परावर्तक सतह अंदर में हो, उसे हम अवतल दर्पण कहेंगे, अवतल दर्पण, ठीक है, अवतल दर्पण। जिसका परावर्तक सतह, देखिए अंदर से हम क्लाई कर दें, इसमें अंदर से क्लाई कर दें, यानी प्रकाश अंदर अब नहीं जाएगा, यहीं से वापस चला जाएगा, है ना। जैसे प्रकाश जिस नियम से आया वहीं से चला गया, देखिए। तो जिसका परावर्तक सतह उठा हुआ हो उसे हम उत्तल दर्पण कहेंगे, उत्तल दर्पण, ठीक है, ओके। तो देखिए यहीं से अब इस चीज़ को हटा देते हैं। तो अब देखें कि सेंटर इसका सेंटर ये था, ठीक है। तो देखिए जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ हो,
जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ हो उसे हम अवतल दर्पण कहेंगे, और जिसका परावर्तक सतह उठा हुआ हो उसे हम उत्तल दर्पण कहेंगे। तो यहीं पर आपने इमेज देख लिया, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। ठीक है, अब हम एक एक करके इसका परिभाषा देते हैं। पहले आप फिगर बना लीजिए, पहले आप क्या कर लीजिए, फिगर बना लीजिए कि जैसे ये हमने लिखा, लिखने के बाद देखिए ये समतल, उत्तल और ये अवतल। अब हम पढ़ेंगे एक एक करके। पहले हम पढ़ेंगे समतल दर्पण का, या पहले हम स्टडी कर लेते हैं क्या चीज़, उत्तल दर्पण। ठीक है, उसके बाद हम अवतल पढ़ लेंगे और लास्ट में समतल पढ़ लेंगे। तो पहले हम उत्तल दर्पण पढ़ेंगे। इमेज अब बना लीजिए ऐसे, ठीक है, इमेज बना लीजिए, मिटा देता हूँ। तो दर्पण कितने प्रकार के, 3 प्रकार के, समतल, उत्तल, अवतल। तो देखिए अब हम इमेज बनाएंगे, बताइएगा। सॉरी, जैसे ये गोल हो गया, ठीक है, बिल्कुल ये गोल हो गया। ठीक है, इसका ये सेंटर हो गया। ठीक है, अब हम बाहर से क्लिक कर देंगे, बाहर से क्लिक कर देंगे तो परावर्तक सतह धंसा हुआ हो गया अंदर से। अब इस चीज़ को मिटा देते हैं इधर से, ताकि हमें सेंटर पता चल गया। अब देखिए परावर्तक सतह अंदर से है, इधर से प्रकाश जाएगा, ये हुआ प्रधान अक्ष, जो सेंटर से होकर जो रे जाता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रधान अक्ष। तो ये हो गया हमारा प्रधान अक्ष, प्रधान अक्ष, प्रधान अक्ष। अच्छा, इसका सेंटर ये था। ठीक है, तो ये प्रधान अक्ष हो गया, जो सेंटर से होते हुए जाए, सेंटर से जाए। ठीक है, अब प्रधान अक्ष में जो यहाँ सेंटर होता है उसको बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। इसको हम, इस चीज़ को हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे वक्रता, वक्र केंद्र, वक्र केंद्र बोलेंगे, वक्र केंद्र बोलेंगे इसको। ठीक है, और यहाँ मान लीजिए कि P है, यानी ध्रुव है। क्या है ये, ध्रुव है P। तो P और सेंटर, वक्रता त्रिज्या की आधी आधी को, मैंने बीचे बीच आधी को हम कहते हैं F, यानी फोकस, फोकस केंद्र। क्या बोलते हैं इसको, फोकस केंद्र, फोकस केंद्र क्या बोलेंगे, फोकस केंद्र। ठीक है, इसको फोकस कहेंगे। ठीक है, अब इस चीज़ को मिटा देते हैं। अब देखिए, ठीक है, इसमें आपने देखा कि ये कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण का परिभाषा क्या देखेंगे, पहले देखें। अच्छा, पहले अवतल दर्पण लिखें। तो ये हो गया हमारा जो वक्रता सेंटर से जो गया उसको हम क्या कहेंगे, प्रधान अक्ष कहेंगे। ठीक है, और सेंटर वाले पॉइंट्स को कहते हैं वक्रता केंद्र, और ध्रुव दर्पण के पास जो सेंटर से जो वक्रता त्रिज्या गया है, वक्रता प्रधान अक्ष गया है, उसको हम P कहेंगे। तो P और C के आधी आधी को, मैंने हाफ को हम कहते हैं F। ठीक है, तो ये आपने देख लिया। अब एक एक करके हम इसको पहले लिख देते हैं। तो पहले लिखेंगे क्या चीज़, अवतल दर्पण किसे कहेंगे, अवतल दर्पण। तो क्या परिभाषा दीजिएगा, वह गोलीय दर्पण, वह गोलीय दर्पण, वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह, जिसका, ठीक है, क्या बोलेंगे, जिसका, जिसका, जिसका परावर्तक सतह, जो जिधर से प्रकाश जाता है ना अंदर टकराने के लिए, परावर्तित होने के लिए, उसको परावर्तक सतह कहते थे। तो ये परावर्तक सतह है, पीछे से पेंट हो गया, उधर से प्रकाश नहीं आएगा, तो ये सब परावर्तक सतह हो गया। तो जिसका परावर्तक सतह, जिसका परावर्तक सतह, जिसका परावर्तक सतह क्या हो, धंसा हुआ हो, है ना, धंसा हुआ हो, धंसा हुआ, उसे हम अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, उसे अवतल दर्पण, उसे क्या कहते हैं, उसे अवतल दर्पण यानी कनकेव, कनकेव मिरर कहते हैं, कनकेव अवतल दर्पण कहते हैं, कहते हैं। ठीक है, अब याद रखिए परावर्तक सतह अंदर धंसा हुआ हो। अब हम बताते हैं कि इसमें वक्रता की सेंटर, फोकस,
फोकस दूरी, ये टोटल पढ़ेंगे। अभी यहाँ तक आप पहले उतार लीजिए, ठीक है, यहाँ तक उतार लीजिए फिगर के साथ में, ठीक है। अब हम बड़े फिगर में आपको समझाते हैं कि कौन इसका ध्रुव है, कौन इसका फोकस है, कौन त्रिज्या है, पूरी डिटेल्स बताते हैं। पहले यहाँ तक उतार लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। अब देखिए अब बड़ा बनाते हैं फिगर, ठीक है। मान के चलिए इसका सेंटर ये है, ठीक है। अब सेंटर से जो गया हुआ रहता है किरण, उसको हम प्रधान अक्ष कहते हैं, इसको हम क्या कहेंगे, प्रधान अक्ष। अब आपको यहाँ से मिटा देते ताकि सेंटर पता चल गया, सेंटर पता चल गया। अब देखिए अब अंदर बाहर से क्लाई कर देते हैं, बाहर से क्लाई कर देते हैं। अब देखिए इसका सेंटर हो गया और ये इसका पी हो गया, तो इसके आधे आधे क्या होता है, एफ होता है, फोकस होता है। तो ध्यान रखिएगा। अब हम आपको बताते हैं कि सी और पी के बीच की दूरी, यहाँ दिख रहा है कि नहीं, थोड़ा देख लेते हैं। यहाँ नहीं दिख रहा है, यहाँ दिखेगा। सी और पी की दूरी, सी और पी के बीच की दूरी, जो दूरी लेंगे वो दूरी जो कहलाता है वो कहलाता है वक्रता त्रिज्या। क्या कहलाता है, वक्रता, वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या, जिसको हम आर से डिनोट करते हैं, चाहे आप छोटा आर करें या बड़ा आर करें, ठीक है। वक्रता त्रिज्या कहते हैं, यहाँ से यहाँ की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। अब एफ तथा पी, एफ तथा पी, एफ तथा पी के बीच की दूरी को हम कहते हैं, है ना, फोकस दूरी, है ना, क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं, जिसे हम एफ से डिनोट करते हैं, जिसे हम एफ से डिनोट करते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया होगा, एफ से डिनोट करते हैं। अब देखिए, है ना, एफ से डिनोट करते हैं। तो एक रिलेशन पूछता है एक नंबरिया में, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो पूछता है कि एफ बराबर क्या होगा। तब देखिए यहाँ से यहाँ की दूरी को एफ बोला, तो एफ क्या होगा, तो हम बोलेंगे कि एफ जो होगा वो आर का क्या होगा, आधा होगा। यहाँ से यहाँ तक आर है, यहाँ से यहाँ की दूरी क्या है, यहाँ की दूरी क्या है, आर है। तो हम बोल रहे हैं एफ क्या है, यहाँ से यहाँ की दूरी एफ है, तो एफ क्या है, तो एफ ये है, उसका आधा है ना। या इसी को अगर कह दे कि आर बराबर क्या होता है, तो 2 गुना एफ होगा, इधर भागा में इधर आके गुना हो जाएगा तो 2f नहीं हो जाएगा। तो ये दोनों रिलेशन बहुत अच्छे से याद रखिएगा, ये दोनों रिलेशन बहुत अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। ये दोनों रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है एक नंबरिया के लिए, ठीक है। तो अभी इस फिगर को ड्रॉ कर लीजिए, अभी इस फिगर को ड्रॉ कर लीजिए, और इस फिगर को ड्रॉ करने के बाद आप ये दोनों उतार लीजिए। और रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत वी है, स्टार लगा देता हूँ, वी है, स्टार लगा देता हूँ, वी है। अब हम अगले स्टेप में, यानी वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, अगली क्लास में हम क्या बताएंगे, अगले जो वीडियो जाएंगे लेक्चर नंबर 3 जाएंगे, ये हमारा 2nd लेक्चर है, 3 में जाएगा कि पूरी डिटेल्स में हम पहले हम वक्रता त्रिज्या का परिभाषा देंगे, फोकस की परिभाषा देंगे, ध्रुव की परिभाषा देंगे, प्रधान अक्ष की परिभाषा देंगे। ये पूरे डिटेल दे करके हम ये सिद्ध करेंगे ये कैसे रिलेशन होता है, सिद्ध करेंगे। इसे इमेज कैसे बनता है, इसे इमेज किस प्रकार का बनता है, कितने इमेज बनते हैं, कहाँ पर हम रखेंगे तो इमेज कहाँ बनेगा, कब काल्पनिक बनेगा, कब वास्तविक बनेगा, कब छोटा बनेगा, कब बड़ा बनेगा, ये पूरे डिटेल्स इमेज बनाने का बताएंगे हम इस दर्पण से, पूरी डिटेल्स में पढ़ेंगे इस दर्पण को, ठीक है। ये लेक्चर नंबर हमारा 2nd है, ये लेक्चर नंबर हम 3rd में इसको डिटेल्स करेंगे, 3rd में डिटेल्स करेंगे। सो प्लीज़ यहाँ तक उतार लें और प्लीज़ शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें, ठीक है, ताकि हम बढ़िया से बढ़िया वीडियो आप लोग को अपलोड करके दें। और हर साल की भांति हर साल क्लास में 400 450 से प्लस बच्चे मार्क्स लाते हैं, तो सपोर्ट रहेगा आप लोगों का, तो आप लोग भी हमें आगे ले चलिए और मैं बेहतर से बेहतर आपको रिजल्ट दूंगा, ये मेरा शुरुआत है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़।